नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और श्रीलंका ने फाइनल में जगह बनाई। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। 3 देशों की त्रिकोणीय श्रृंखला में बांग्लादेश को पाकिस्तान से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और फीफा महिला अंडर-17 वर्ल्ड कप फुटबॉल में भारत का सामना कल मोरक्को से होगा। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट की, जिसमें भारत और श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मैच शनिवार को खेला जाएगा। भारत 8वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। आज सिलेट में पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड को जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में थाईलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 74 रन ही बना सकी। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर दूसरे सेमीफाइनल में आज श्रीलंका ने एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 1 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 122 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। और आज जिस तरह से भारत ने खेला है और फाइनल में प्रवेश किया है, इस पर सुनते स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम 6 बार खिताब जीत चुकी है। 2012 से पहले टूर्नामेंट 1 दिवसीय प्रारूप में होता था और भारत 4 बार वनडे और 4 बार T20 प्रारूप में फाइनल में पहुंचा है। थाईलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल अपेक्षा के अनुरूप एक तरफा ही रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर 6 विकेट खोकर 148 रन बनाए और जवाब में थाईलैंड को 9 विकेट पर 74 रन पर रोक दिया। थाईलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इससे पहले लीग चरण में भारत के खिलाफ थाईलैंड का प्रदर्शन इससे खराब था, जिसमें उसे 9 विकेट से हार मिली थी। भारत ने उसे 15 ओवर और 1 गेंद में 37 रन पर आउट कर दिया था और उसके बाद आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में थाईलैंड की खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उसके 4 विकेट हालांकि 8वें ओवर में 21 रन पर गिर गए थे। भारत के लिए ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। मध्यम तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 6 रन देकर 1 विकेट लिया। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2, जबकि शेफाली वर्मा और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली ने 28 गेंद में 42 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने 27 रन की पारी खेली। चोट के कारण पिछले 2 मैचों से बाहर रही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 30 गेंद में 36 रन बनाए। पूजा वस्त्राकर ने 13 गेंद में 17 रन बनाकर भारत को 150 रन के करीब पहुंचाया। उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर एशिया कप में अपनी जीत का परचम लहराएगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अब सबकी नजर एशिया कप पर है और भारत ने जिस तरह से रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया है, फाइनलिस्ट रहा है, आप किस तरीके से मैच को देख रही हैं? और आज के मैच पर पहले चर्चा करते हैं कि जिस तरह से हमने थाईलैंड को 149 रन का लक्ष्य दिया था और सिर्फ 9 विकेट पर 74 रन ही थाईलैंड बना सकी है, तो किस तरह से प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया? देखिए, अगर हम एशिया कप टूर्नामेंट के हिसाब से देखें तो एक तरह से ये एक मुकाबला ऐसा है जिसमें भारतीय टीम है और बाकी टीमें हैं, क्योंकि अब लड़कों में भी भारतीय टीम अगर हम एशिया में देखें तो बाकी टीमों से बहुत बेटर है, पर वहां फिर भी थोड़ा बहुत मुकाबला होता है। हमने देखा लड़कों के मुकाबले में भी कि श्रीलंका विनर बनी थी, टाइटल जीत पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि सरप्राइजेस नहीं होते, लेकिन जो डिफरेंस है जो लड़कों में और लड़कियों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। भारतीय टीम अब भारत और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो
मुकाबला जरूर हुआ है और उन्होंने फाइट भी किया है थोड़ा बहुत शुरुआती विकेट गिरने के बाद, लेकिन अगर आप किसी से भी कहें कि भारतीय टीम और थाईलैंड के बीच में क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है तो इसमें कोई शक की कभी कोई जगह ही नहीं थी कि वहां पे भारतीय टीम को स्ट्रगल करना पड़े या सामने से उनको कोई ऐसा मुकाबला हो जिसमें उनको सोचना पड़े कि क्या करना है या ऑपोजिशन के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग करनी पड़े। बाकी टीमों की भी अगर हम बात करें तो हालांकि पाकिस्तान की टीम है जिससे भारत हारी है इस बारी बहुत सरप्राइजिंगली, लेकिन टीम की जो क्षमता है या टीम के खिलाड़ियों का जो लेवल है उसके हिसाब से चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ऐसी कंट्रीज जहां पे क्रिकेट खेली जाती है और जिनकी पुरुष टीमें बहुत मजबूत मानी जाती हैं, उनका भी विमेन्स क्रिकेट में बहुत हल्की टीमें पड़ जाती हैं उनकी। तो भारतीय टीम का मुकाबला इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसी टीमों के साथ है जो शायद ऑन पेपर नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अपने अचीवमेंट, अपने परफॉर्मेंस लेवल, अपने ट्रैक रिकॉर्ड, हर चीज के हिसाब से भारतीय टीम के आसपास आती ही नहीं है। तो और उत्तरा यहाँ पे एक चीज हम और देखें कि थाईलैंड ने हमें ये भी नहीं भूलना है कि उसने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ा उलटफेर भी टूर्नामेंट में किया था। तो उसके बाद और जबकि थाईलैंड की जो बांग्लादेश से उन्होंने बेहतर खेला जहां पे एक रेगुलर क्रिकेट खेला जाता है एटलीस्ट। देखिए थाईलैंड की टीम को हम कम इसलिए नहीं आंक सकते हैं क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो वर्ल्ड कप हुआ था, विमेन्स वर्ल्ड कप जो होना था, उसमें भी कोविड की वजह से बहुत सारे क्वालिफिकेशन रूल्स चेंज हुए थे और उस टाइम पे भी ये लग रहा था कि थाईलैंड को एक बहुत ही बड़ा मौका था क्वालिफाई करने के लिए जो उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। तो थाईलैंड की टीम ने बहुत तेजी से बहुत इंप्रूव किया है, पर अगर हम सिर्फ मुकाबले के हिसाब से देखें तो भारत और थाईलैंड का मुकाबला जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक तरफा रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि थाईलैंड को हम एज अ टीम नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खेला है न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि पिछले करीब 1.5-2 साल में जिस तरह से उन्होंने इंप्रूव किया है उनकी महिला की टीम ने, उनके कोच भारतीय हैं ये इंटरेस्टिंगली, तो जिस तरह से और वही चीज वहां पे हमें देखने को मिल रही है जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, तो वो चीज बहुत अच्छी है और ज्यादा मैचेस होने चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज के पक्ष में रही हूं कि सिर्फ बड़ी 3-4 टीमों के बीच में मैच नहीं होने चाहिए चाहे वो कितने भी इंटरेस्टिंग मैचेस हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर क्रिकेट कभी 3 टीमों के आगे बढ़ नहीं पाएगा। जब तक दूसरी टीमें 4th, 5वीं, 8वीं, 10वीं टीम आएगी नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है इस खेल को खेलने का। तो थाईलैंड या यूएई की भी टीम थी, थाईलैंड, यूएई, इन सब टीमों का आना बहुत जरूरी है। तो एनकरेज करने के हिसाब से, पार्टिसिपेशन के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से शायद ये उनके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मुकाबले के हिसाब से मुझे लगता है कि फाइनल में भारतीय टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी रहेगा श्रीलंका के मुकाबले। बिल्कुल, फाइनल में उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया फिर एक बार रिकॉर्ड बनाएगी। और अगर भारतीय टीम की बात करें तो जेमिमा रोड्रिग्स की बात करना चाहेंगे कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और शेफाली वर्मा ने भी कमबैक किया है और पिछले मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हालांकि इसमें जो हरमनप्रीत कौर हैं कप्तान, उन्होंने भी आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 30 गेंदों में 36 रन की पारी खेली। तो कुल मिला के काफी संतुलित टीम रही और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में भी टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन अपना जारी रखेगी। बिल्कुल, और हरमनप्रीत क्योंकि 2 मैच बाहर बैठ के फिर वापस आई हैं तो अगले मैच में उससे टीम की बैटिंग और ज्यादा मजबूत होगी और वो अगर जरूरत पड़े तो बॉलिंग भी कर सकती हैं। शेफाली का आपने जिक्र किया, वो हमेशा से बहुत अच्छी प्लेयर मानी गई है। जेमिमा के लिए जरूर अच्छा है क्योंकि बहुत समय से वो टीम से बाहर थी, चाहे वो फॉर्म की वजह से हो या टीम में जगह ना बन पाने की वजह से हो, वो उस तरह से नहीं, और जो उनको मौके मिले वो काफी समय तक वो उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई थी। तो एटलीस्ट गैप के बाद उन्होंने स्टार्ट किया और के बाद वो वापस टीम में आई है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वो इस बारी कम से कम उस चीज को पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रही हैं और एटलीस्ट छोटे फॉर्मेट से शुरू कर रही हैं। तो यहाँ पे जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगी तो उम्मीद है कि यहाँ से फिर आगे वो वनडे की टीम में और उसके बाद फिर टेस्ट टीम के लिए भी कोशिश करेंगी। पर उनका कमबैक उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो काफी समय बाहर रही हैं टीम से।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स इन बिजनेस द्वारा आयोजित नैतिकता और नेतृत्व पर 6ठे विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री रिजिजू ने कहा कि खेल में प्रशिक्षकों और प्रबंधकों के लिए आकर्षक करियर के अवसर पैदा करना चाहिए और क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों में भी लोगों की रुचि पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का प्राचीन काल से खेलों में समृद्ध इतिहास और परंपरा रही है। श्री रिजिजू को खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एथिक्स इन स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात रिजिजू जी ने आज जिस तरीके से अदर देन क्रिकेट की बात करी कि उन सारे स्पोर्ट्स को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे देश में खेल हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे रहा है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये दुख की बात है कि अगर किसी को खेल मंत्रालय दिया जाता है तो वो उसको या तो एक स्टॉप गैप के रूप में देखता है मंत्रालय में भी, या हमेशा से उसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग या की तरह देखा जाता है। पर किरेन रिजिजू के साथ इसलिए एक चीज बहुत अच्छी है कि अब वो खेल मंत्री नहीं है, लेकिन लगातार आप अगर देखें तो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या पब्लिक स्पेस में हो, वो अभी भी खेलों से जुड़े हैं, खिलाड़ियों से जुड़े हैं। जब कोई अचीवमेंट होता है तो वो सबसे पहले होते हैं जो विश करते हैं। जब खिलाड़ी कहीं से जीत के आता है तो वो उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको ये चीज देख के एक खेल पत्रकार के रूप में आपको एक चीज देख के अच्छी लगती है कि एक इंसान है जो खेल को सिर्फ अपने लिए एक स्टॉप गैप पोस्टिंग नहीं देखता, और जिसको खेल में वाकई बहुत रुचि है और वो खेल को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने मंत्रालय की तरह नहीं बल्कि अपनी एक पैशन के रूप में देखता है। बिल्कुल। और जैसा कि अगर हम देखें तो इस समय खेल मंत्रालय ने जिस तरीके से पिछले मतलब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस समय चाहे वो टॉप्स स्कीम्स हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए जो आधारभूत ढांचा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उनको फैसिलिटीज की बात करें, जिस तरीके से लोगों को दिया गया है तो उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी अभी नेशनल गेम्स खत्म हुए, इतने कम समय में आयोजित किया गया गुजरात में, और जिस तरह का वहां पे पूरा आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जिस तरह से वहां पे टोटल मैनेजमेंट था चीजों का, खिलाड़ियों के लिए जो विश्व स्तरीय सुविधाएं थी, जो एक्सपोजर था, वो एक बहुत बड़ी बात है जो अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाए और फॉलो अप किया जाए तो इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो उस टूर्नामेंट के उस इवेंट के खत्म होने के बाद शुरू होती है, क्योंकि वहां पे तो उस वक्त खिलाड़ी सिर्फ खेलने और जीतने का सोच रहा होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो फिर उसका फॉलो अप कैसे होता है, क्योंकि कुछ काफी इवेंट्स ऐसे थे जिसमें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि पिछला पूरा साल बहुत हेक्टिक रहा है, बहुत टायरिंग रहा है उनका टूर्नामेंट्स के हिसाब से। तो कुछ इवेंट्स हैं जहां पे हमको सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग देखने को मिली है, उनको फॉलो अप कैसे किया जाता है, उसमें उस टैलेंट को कैसे सपोर्ट करके और आगे लेके जाया जाता है। और जिनमें हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट भी किया, जैसे मीराबाई चानू थी इसमें, जो ओलंपिक्स से जीत के आई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। कई बार दूसरे प्लेयर्स के लिए बड़ा मोटिवेशन होता है जब वो देखता है कि एक ओलंपिक जो मेडल विनर है वो भी इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उसके बाद जो मीराबाई चानू का लेवल हम सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड आई होंगी वहां पे उन्हीं की कैटेगरी में, उसको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि मीराबाई चानू एक अकेले को लेके हम नहीं खुश हो सकते हैं। हम जितने भी स्पोर्टिंग कंट्रीज हैं वो सारी ऐसी हैं जहां पे आपके पास हर जगह के लिए कम से कम 3-4 लोग हैं। तो मीराबाई के बाद सेकंड जो यहां पे आया या जो थर्ड आया, बाकी खेलों में किस तरह से हुआ, हॉकी में जिस तरह से टीमों ने खेला अपनी अपनी स्टेट्स के साथ, उससे आप टैलेंट कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा कोई इवेंट जब खत्म होता है तो असल काम उसके बाद शुरू होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे भी जितने भी फेडरेशंस हैं या साई है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस चीज पे नजर रखी होगी कि जो ग्रास रूट से बाकी खिलाड़ी आ रहे हैं, जो आपके सेकंड लेवल पे खिलाड़ी हैं, वो किस तरह से उनको और सुविधाएं दी जाए और उनको और आगे लेके जाया जाए।
तीन देशों की त्रिकोणीय श्रृंखला में बांग्लादेश को पाकिस्तान से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने एक गेंद शेष रहते 177 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का फाइनल मैच कल क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो कल जो है खिताबी मुकाबला है और जिस तरीके से ये त्रिकोणीय श्रृंखला अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप के पहले जिस तरह से श्रृंखला चल रही है उसके हिसाब से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त जितनी भी टीमें हैं वो सारी वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के ही हिसाब से खेल रही हैं, तो खिताबी मुकाबला जरूर होगा, पर मुझे लगता है कि कोई भी टीम इस वक्त जितने भी बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज चल रही हैं वो हर टीम के लिए, क्योंकि इस वक्त कम से कम 2 या 3 अलग अलग मुकाबले चल रहे हैं, हर टीम कुछ ना कुछ कर रही है इस वक्त, किसी न किसी के साथ खेल रही है और हर टीम इस वक्त सिर्फ अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन, बेस्ट प्लेयर ढूंढने की तलाश में है। तो जितनी भी टीमें हैं उम्मीद है कि ये सारे जब खत्म हो जाएंगे तो जब एक्चुअल वर्ल्ड कप शुरू होगा, जब मुकाबला शुरू होगा तो हमें सबसे अच्छे जितने खिलाड़ी हैं हर टीमों के वो देखने को मिलेंगे, अगर इंजरी की कोई प्रॉब्लम ना हुई तो। फीफा महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारत का सामना कल मोरक्को से होगा। इसके बाद टीम 17 अक्टूबर को ब्राजील के खिलाफ मैच खेलेगी। इससे पहले भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट में भुवनेश्वर में खेले गए पहले मैच में मजबूत टीम अमेरिका से 8-0 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ग्रुप ए का ये मुकाबला पूरी तरह एक तरफा साबित हुआ। मुकाबले के शुरुआती आधे घंटे के अंदर ही भारतीय टीम 4 गोल से पिछड़ गई थी। हाफ टाइम तक अमेरिका 5-0 से आगे हो चुका था। अमेरिका ने दूसरे हाफ में 3 और गोल करते हुए 8-0 की बढ़त बना ली थी। मेजबान के आधार पर इस आयु वर्ग के टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को 2008 में इसके शुरुआती सत्र की उपविजेता अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत भले ही न मिली हो, लेकिन कहीं न कहीं अनुभव जरूर मिला है और अब सबकी निगाहें कल मोरक्को के साथ जो मैच है उस पर लगी हुई हैं। देखिए, अगर किसी ने कोई और रिजल्ट उम्मीद की होगी तो वो जरूर सरप्राइजिंग रहा होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जूनियर लेवल की अगर हम बात ना करें तो सीनियर लेवल पे यूएस जो है वो 2 टाइम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है। पिछला मुकाबला जो हुआ था वो भी उन्होंने जीता था, तो वो 2 टाइम चैंपियन है। और फुटबॉल में जिसे यूएस में सॉकर कहा जाता है, वहां पे वो लड़कियों की टीम उनकी बहुत ज्यादा मजबूत है। जो ट्रेडिशनल पावर हाउसेस कही जाती हैं, चाहे जर्मनी हो या अर्जेंटीना हो या ब्राजील हो, वहां की टीमें तो हैं ही हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों ही फुटबॉल में। पर विमेन्स फुटबॉल में यूएस की टीम बहुत मजबूत है, वर्ल्ड की इस वक्त टॉप रैंक टीम है वो। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस लेवल के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला हो रहा है हमारी लड़कियों का। इस लेवल पे वो पहली बार अपनी जिंदगी में खेल रही हैं, तो बिल्कुल उनको बहुत अनुभव प्राप्त हुआ होगा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा कि इस लेवल का टूर्नामेंट होता किस तरह का है। और अगर हम देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर सरकार ने काफी प्रयास किए और देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और कहीं ना कहीं जो बडिंग प्लेयर्स हैं फुटबॉल में, इतने बड़े स्तर पे एक फीफा का एक वर्ल्ड कप आप आयोजित करते हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल है, पर अगर से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो या फेडरेशन के लिए हो या उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हो, उस पर अगर आगे काम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि लड़कियों के स्पोर्ट्स को अगर ज्यादा प्रमोट किया जाए तो वो ज्यादा तेजी से वर्ल्ड में ऊपर जा सकती है, बजाय इसके कि लड़कों पे ज्यादा फोकस हो, क्योंकि मुकाबला लड़कियों में ज्यादा होता है लेकिन शिद्दत भी आपको लड़कियों में ज्यादा दिखती है हमेशा। अब आपने महिलाओं की बात की है तो महिला आईपीएल यानी विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार भी खत्म हो गया है। 2023 में बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। विमेंस आईपीएल का पहला सीजन 2 स्थानों पर खेला जाएगा। 22 मैचों के इस मेगा इवेंट में हर टीम के पास 18 खिलाड़ी होंगे और वहीं विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 6 रखी गई है। 5 खिलाड़ी से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे।
और जिस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट और बहुत सारी चीजें हैं, इसका निर्णय आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के साथ बीसीसीआई के अधिकारी जो नेक्स्ट वीक में एजीएम होने वाली है उसमें इसका फैसला होने वाला है। तो आपने बात करी थी और देखिए अब आईपीएल भी बिल्कुल, और बहुत सालों से इसकी मांग उठ रही थी कि विमेंस आईपीएल होना चाहिए विमेंस क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए, और पर देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूंगी। और श्रोताओं, समय और अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।